हेलो फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सेक्शन 13 को डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम लोग सेक्शन 14 को डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन 14 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जिसको प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बनते हैं और मेंस में भी बनते हैं। प्रीलिम्स में तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते मिले, जिसमें बहुत सारे इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं। वो इलस्ट्रेशंस बहुत बार पूछे गए हैं। तो हम लोग पहले सेक्शन 14 को जनरल पॉइंट में डिस्कस करते हैं प्लेन रीडिंग से, फिर इसके एसेंशियल्स देखते हैं, उसके बाद से इसके इलस्ट्रेशन को वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे। तो सेक्शन 14 बात करता है फैक्ट शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड और ऑफ बॉडी और ऑफ बॉडली फीलिंग। यहाँ पे तीन चीज़ की बात की गई है, तो स्टेट ऑफ माइंड, बॉडी और बॉडली फीलिंग। तो फैक्ट शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ माइंड such as intention, knowledge, good faith, negligence, rashness, ill will, or goodwill towards any particular person, or showing the existence of any state of body or bodily feeling, wo are relevant when the existence of such state of mind or body or bodily feeling is in issue or relevant। ये इसका जनरल प्रोविजन है। इसमें दो एक्सप्लेनेशन है, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहले इसको समझते हैं कि सेक्शन 14 में क्या क्या पॉइंट्स हैं जो हमें लेकर के चलना चाहिए। तो पहला कहता है फैक्ट शोइंग एग्जिस्टेंस, ऐसे फैक्ट जो शो करते हैं एग्जिस्टेंस को, किस चीज़ की एग्जिस्टेंस को शो करते हैं, स्टेट ऑफ माइंड, वो किसी के स्टेट ऑफ माइंड की एग्जिस्टेंस को शो करते हैं या बॉडी को करते हैं। तो फैक्ट शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड, फैक्ट शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ बॉडी या बॉडीली फीलिंग। इसको अगर हम लोग समझ के पढ़ें कि इसको कैसे पढ़ना है, तो इसको हम यहाँ से जोड़ेंगे कि ये हमारा एक पैराग्राफ हो गया, फैक्ट शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ। तो ये इतना एक पार्ट हो गया। तो फैक्ट शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड, ये एक हो गया। दूसरा कहता है फैक्ट शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ बॉडी, जो कि बॉडी को की एग्जिस्टेंस को शो करता है। और थर्ड कहता है फैक्ट शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ बॉडीली फीलिंग। तो यहाँ पे ये तीनों कोई ऐसे फैक्ट जो कि स्टेट ऑफ माइंड को शो करते हैं उनकी बात करता है। ऐसे फैक्ट जो बॉडी को शो करते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ बॉडी को शो करते हैं, वो बॉडी के फैक्ट हो जाएंगे। और तीसरा कहता है फैक्ट शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ बॉडी फीलिंग, जो बॉडी की फीलिंग को शो करते हैं उसकी बात करता है, उन फैक्ट्स की बात करता है। तो फैक्ट शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ माइंड। अब स्टेट ऑफ माइंड सच एज इंटेंशन, नॉलेज, गुड फेथ, नेग्लिजेंस, रैशनेस, इल विल और गुडविल। अगर ये इतनी चीज़ों को शो करते हैं, लाइक कि इंटेंशन को किसी के शो कर रहे हैं, किसी की नॉलेज को शो कर रहे हैं, किसी की गुड फेथ को शो कर रहे हैं, किसी के नेग्लिजेंस को शो कर रहे हैं, किसी के रैशनेस को शो कर रहे हैं, किसी की इल विल या गुडविल को शो करते हैं टुवर्ड्स एनी पर्टिकुलर पर्सन, ये रैशनेस, ये या गुडविल या ये जो इंटेंशन है, ये किसी पर्टिकुलर पर्सन की ओर होगा। और शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ, या शो करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ बॉडी, या वो स्टेट ऑफ बॉडी की एग्जिस्टेंस को शो करते हैं या बॉडीली फीलिंग को शो करते हैं। तो वो फैक्ट क्या होंगे, वो रेलेवेंट होंगे व्हेन द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सच स्टेट ऑफ माइंड, जबकि जो एग्जिस्टेंस है उस स्टेट ऑफ माइंड की या बॉडी की या बॉडीली फीलिंग की, वो इशू में हो या रेलेवेंट हो तब। अब इसको इन जनरल समझते हैं कि क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे बात करते हैं ऐसे फैक्ट की जो जो फैक्ट बताते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ माइंड की, बॉडी की या बॉडी फीलिंग। तो यहाँ पे हमें तीन चीज़ें मिलेंगी। सेक्शन 14, सेक्शन है हमारा 14, यहाँ पे हमको तीन चीज़ें मिलेंगी। पहला क्या मिलेगा, फैक्ट शोइंग सेंस ऑफ, किसकी किसकी एग्जिस्टेंस की बात करता है, ये कहता है पहला स्टेट ऑफ माइंड, मीन्स कि उसके माइंड में, दिमाग में क्या चल रहा था, माइंड से वो क्या सोच रहा था, मेंटल फीलिंग जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टेट ऑफ माइंड को बताता है। दूसरा फैक्ट शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ बॉडी, और तीसरा कहता है बॉडीली फीलिंग। तो बॉडी की स्टेट क्या है ये हमें पता चल जाएगा, बॉडी की फीलिंग क्या है, बॉडीली फीलिंग क्या है वो भी हमें पता चलेगा।
स्टेट ऑफ माइंड में ये कई चीज़ों को इंक्लूड करता है। तो यहाँ पे कहता है स्टेट ऑफ माइंड। अब स्टेट ऑफ माइंड में ये कई चीज़ों को इंक्लूड करता है। वो क्या क्या है? अब स्टेट ऑफ माइंड में हमारा इंटेंशन आता है, क्योंकि इंटेंशन कभी सामने से नहीं दिखता है कि इस लाइक कि हम उसे टच नहीं कर सकते। आप हमेशा उस चीज़ को आप अपने मन में सोचते हो। एक तरीके से ये मेंटल फीलिंग होती है। मेंटल जो हम अपनी दिमाग से सोचते हैं तो मेंटल फीलिंग के जैसा होता है। तो मेंटल फीलिंग, तो इंटेंशन जो है वो कभी भी हम किसी के माइंड में मेकअप होता है, वो कहीं बाहर नहीं होता। दूसरा क्या है? नॉलेज। ये भी माइंड से ही होता है, स्टेट ऑफ माइंड को शो करता है। थर्ड आता है गुड फेथ। गुड फेथ में भी इंसान अपने इंटरनली उसके माइंड के अकॉर्डिंग ही चलता है। फिर आता है नेग्लिजेंस, ये भी सेम वही चीज़ है। इसके बाद और क्या आता है इसमें? ये आता है रैशनेस। रैशनेस। एक आता है इल विल, और लास्ट आता है गुड विल। ये सारी चीज़ें हैं। अब हमें पता है कि एविडेंस किस फैक्ट पे दिया जाएगा। एविडेंस हमेशा दिया जाता है दो चीज़ पे, या तो वो दिया जाता है फैक्ट इन इशू में, और या तो वो दिया जाता है रिलेवेंट फैक्ट पे। अब हम लोगों ने इसको डिवाइड कर दिया, यहीं पे हमें बस समझ में आ जाएगा कि क्या है। तो ऐसे फैक्ट जो कि शो करते हैं किसी की एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड, जो किसी के स्टेट ऑफ माइंड को शो करते हैं। स्टेट ऑफ माइंड मतलब कि वो किसी के इंटेंशन को शो करते हैं, या हमें उसके नॉलेज का पता चलता है, या हमें गुड फेथ का। लाइक कि अब एक रोड है, रोड पे एक एक्सीडेंट हो गया है। एक आदमी है, या लाइक कि यहाँ पे एक गाड़ी है, ये चल रही है, और यहाँ पे एक डिवाइडर है, ये इससे जाके टकरा गई, यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया। अब एक्सीडेंट के बाद से कंडीशन काफ़ी ख़राब है। तो यहाँ पे दो लोग आते हैं, वो जाते रहते हैं, वो देखते हैं, वो वहाँ पे रुकते हैं। एक एम्बुलेंस को कॉल करता है, दूसरा पर्सन उनको निकालता है। उसमें से वो देखता है कि अगर किसी को फर्स्ट एड दे सकता है तो वो फर्स्ट एड देने की कोशिश करता है। तो ये क्या शो कर रहा है? ये चीज़ें शो कर रही है कि वो गुड फेथ में किया गया है, उसने जो वर्क किया वो गुड फेथ में किया। तो ये चीज़ें उसकी गुड फेथ को दिखाती है। वहीं अगर ये देखें कि अगर कोई गाड़ी जो है वो जाके कि काफ़ी, ये गाड़ी काफ़ी स्पीड में थी जिस गाड़ी की हम बात किए, और वो जाके डिवाइडर से लगे, तो ये शो करती है ना कि ये एक नेग्लिजेंस भी, जो चला रहा था वो काफ़ी नेग्लिजेंटली गाड़ी को ड्राइव कर रहा था। तो ये सारी चीज़ें हमें स्टेट ऑफ माइंड से पता चलती हैं। तो अगर ऐसी फैक्ट जो कि शो करते हैं स्टेट ऑफ माइंड को, या किसी के स्टेट ऑफ बॉडी की कोई एग्जिस्टेंस ऑफ बॉडी को अगर शो करते हैं, मतलब फैक्ट एग्जिस्टेंस ऑफ बॉडी को शो करते हैं उसके, या उसकी बॉडीली फीलिंग को शो करते हैं, अगर वो फैक्ट इन इशू में है या रेलेवेंट फैक्ट में है, तो अगर उनसे रिलेटेड कोई भी एविडेंस दिया जाएगा वो रेलेवेंट होगा। अब इसको समझते हैं। तो फैक्ट शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड, फैक्ट शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ बॉडी, या फैक्ट शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ बॉडीली फीलिंग। तो फैक्ट शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ माइंड। स्टेट ऑफ माइंड का मतलब किसमें ये सारी चीज़ें आ गई, टुवर्ड्स एनी पर्टिकुलर पर्सन, किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए। या वो शो करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ बॉडी, अब वो अपनी बॉडी की एग्जिस्टेंस को शो करते हैं, स्टेट ऑफ बॉडी को शो करते हैं, या बॉडीली फीलिंग को शो करते हैं, तो वो सारे फैक्ट रिलेवेंट हो जाएंगे। उसके बाद से कहता है व्हेन द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सच स्टेट ऑफ माइंड, बॉडी और बॉडी लिविंग, कब होंगे? जब वो इशू में होंगे या रिलेवेंट होंगे, मतलब जब उनके फैक्ट इन इशू से रिलेटेड, इशू से रिलेट कर जाएंगे, या वो रेलेवेंट फैक्ट से रिलेट कर जाएंगे उनकी एग्जिस्टेंस, तो वो रेलेवेंट हो जाएंगे। ये सेक्शन 14 इतनी बात करता है। अब इसमें दो एक्सप्लानेशन है, एक्सप्लानेशन को हम पहले कवर करते हैं। तो एक्सप्लानेशन में कहता है इफ फैक्ट रिलेवेंट एज शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ ए रिलेवेंट स्टेट ऑफ माइंड मस्ट शो दैट द स्टेट ऑफ माइंड एग्जिस्ट नॉट जनरली बट इन डिफरेंस टू पर्टिकुलर मैटर इन क्वेश्चन। का मतलब है कि इफ फैक्ट रिलेवेंट, कोई फैक्ट रिलेवेंट होगा एज शोइंग द एग्जिस्टेंस, जब वो किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस को शो करता है, किस चीज़ की एग्जिस्टेंस, जैसे कि स्टेट ऑफ माइंड को शो करता है, तो वो मस्ट शो दैट द स्टेट ऑफ माइंड एग्जिस्ट, वो जिस चीज़ को शो करेगा कि वो माइंड एग्जिस्ट करता है, बट नॉट जनरली, वो जनरली नहीं करता है, बट इन रेफरेंस टू पर्टिकुलर मैटर, मतलब कि वो जनरली नहीं करता है, ऐसा जो भी मैटर होगा वो स्पेसिफिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये एक स्पेसिफिक होना चाहिए। हम ये नहीं कह सकते किसी के एविडेंस में लाइक कि ए है और यहाँ पे बी है, अब ए और बी का झगड़ा हो गया, अब बी ए के अगेंस्ट में एविडेंस देता है
कि सर ये बी की आदत है कि ये हमेशा झगड़ा करता रहता है सबसे, ये इस चीज़ को नहीं शो करेगा, ये जनरली नहीं होना चाहिए, ये पर्टिकुलर मैटर से रिलेटेड होना चाहिए। वहाँ पे ये जनरल क्वेश्चन नहीं कह सकता कि सर बी की आदत है ये सबसे झगड़ा करता है, इनसे करता है उनसे करता है, ये चीज़ें नहीं शो करनी है, वो आपको जनरली नहीं शो करना है। जो भी चीज़ें होंगी वो उस रेफरेंस से, जिस मैटर पे क्वेश्चन चल रहा है उसके रेफरेंस से होनी चाहिए। इसको अभी हम एक केस लॉस से समझेंगे। पहले हम दूसरा एक्सप्लेनेशन कवर कर लेते हैं। दूसरा कहता है बट वेयर अपॉन द ट्रायल ऑफ ए पर्सन, जहां पे ट्रायल चल रहा है पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस, जो कि एक एक्यूज्ड है, द प्रीवियस कमीशन बाय द एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस, वो रेलेवेंट होगा। मतलब कि प्रीवियसली अगर उसने किया है कुछ, कमीशन हुआ है। अब लाइक कि अब ए ने बी को मारा, अब बी ये लाके कोर्ट में एविडेंस दे देता है, लाके ये देख देता है कि सर ए का पहले मान लीजिए डी से झगड़ा हुआ था, ई से झगड़ा हुआ था, इन दोनों से झगड़ा हुआ था, और इसके केस में इसको 6 महीने की और सेकंड केस में इसको 12 महीने की सजा मिली थी। अब ये चीज़ें अगर वो ला के शो कर देता है तो वो चीज़ें रेलेवेंट हो जाएंगी। तो रेलेवेंट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन, द प्रीवियस कन्विक्शन ऑफ सच पर्सन शैल बी रेलेवेंट, तो वो प्रीवियस कन्विक्शन रेलेवेंट फैक्ट होगा। अब इसको अगर हम लोग को समझना है तो अगर हम आईपीसी का 75 सेक्शन आईपीसी का जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे बात करता है इन्हेंसमेंट ऑफ पनिशमेंट। इन्हेंसमेंट ऑफ पनिशमेंट हम लोग सेक्शन 75 में कहते हैं। इसमें कहता है कि जो चैप्टर 12 है और चैप्टर 17 है, अगर उससे रिलेटेड ऑफेंसेस अगर कोई एक बार से अगर कई बार करता है तो उसका जो ऑफेंस है उसमें उसको कन्विक्शन जो है वो एक्स्ट्रा बढ़ा के दिया जाएगा, इन्हेंस कर दिया जाएगा। तो अब कहीं अगर इन्हेंस करने की बात हो रही तो मतलब ये चीज़ ना कि पहले वो ऑलरेडी एक बार कर चुका है ऑफेंस, ऐसा नहीं है कि वो पहली बार किया। तो जो भी चीज़ें फर्स्ट टाइम ऑफेंडर, अगर कोई पर्सन फर्स्ट टाइम किसी से कोई ऑफेंस होता है तो लॉ उसके लिए थोड़ा मॉडरेट रहता है। लेकिन अगर वही इंसिडेंट, वही क्राइम अगर वो बार बार करता है, वही ऑफेंस वो बार बार करता है, हैबिचुअल हो जाता है, तो लॉ उसके लिए हॉर्स पनिशमेंट को करता है। तो ऐसे केसेस जहाँ पे कि वो प्रीवियसली कन्विक्टेड हो चुका है, वो प्रीवियसली उसके खिलाफ चार्जेस चल चुके हैं, केस चल चुका है, तो वो एक रेलेवेंट फैक्ट हो जाता है। और वो रेलेवेंट फैक्ट जो प्रीवियस कन्विक्शन होता है वो एक रेलेवेंट होता है इस सेक्शन 14 में, वो रेलेवेंट होता है। इससे उसकी स्टेट ऑफ माइंड का भी पता चलता है, उसकी स्टेट ऑफ बॉडी में क्या चल रहा है, एग्जिस्टेंस का क्या है वो शो होता है, बॉडीली फीलिंग का भी पता चलता है। तो ये सारे फैक्ट हैं। अब हम लोग इसके इलस्ट्रेशंस को देखते हैं। पहले हम लोग ये एक्सप्लेनेशन 1 है, इस पर केस लेते हैं जिससे कि हमें ये पता चल जाएगा कि ये क्या है। तो सेक्शन 14 पे एक केस आता है, इसमें केस का नाम है टिम्परर वर्सेस पंचू। ये केस है। अब इस केस के फैक्ट ये हैं कि एक आदमी है, एक पर्सन है पंचू दास, वो क्या करता है, ये रेड लाइट एरिया में जाता है, ये रेड लाइट एरिया में जाता है और वहाँ पे जाके जो प्रोस्टिट्यूट्स होती हैं, लाइक कि वो काफ़ी गहने वहने पहन के रेडी तैयार रहती हैं, तो उनके पास जाता है और उनसे वो लूट के ले आता है, लाइक उनके साथ रॉबरी कमिट करता है। और इसके बाद से प्रोस्टिट्यूट का एक दिन वो ऐसे क्या करता है कि प्रोस्टिट्यूट का साथ ही साथ मर्डर कर देता है। अब इसके अगेंस्ट जो चार्जेज आते हैं वो आते हैं रॉबरी प्लस मर्डर। अब इसका ट्रायल चलता है। ये ट्रायल जब जब इसका ट्रायल चला तो ट्रायल में जो प्रोसिक्यूशन था उसने क्या किया कि यहाँ पे 4 प्रोस्टिट्यूट को लेकर के आया, और एक प्रोस्टिट्यूट नंबर 2 3 4, ये 4 प्रोस्टिट्यूट को लेकर आया और उनका स्टेटमेंट दिलवाता है ये कह के कि ये पंचू दास जो है इनके पास भी गया था और इसने इनके साथ रॉबरी कमिट की, रॉबरी कमिट की। ये बी वाली भी कहती है, सी वाली भी कहती है, डी वाली भी कहती है। तो ये चारों का स्टेटमेंट दिखाता है। तो अब कोर्ट ने कहा
कि ये सारे एडमिसिबल नहीं हैं, ये सब एडमिसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको इस जो फैक्ट हुआ है, जिस पर्सन जो आपका फैक्ट है, आपको उस पर एविडेंस देना है, ना कि इस पे देना है कि ये इसमें भी, इसके भी हुआ, इसके भी हुआ, इसके भी हुआ, इसके साथ भी किया। तो इसी चीज़ को जब हम और सिंपली देखते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ आती है कि जैसे होता है ना कि अगर एक लड़की है ए, अब इसके खिलाफ ये हुआ कि इसके साथ किसी ने इसको किसी ने रेविश करने की कोशिश की, इसके रेप अटेम्प्ट टू रेप करने की कोशिश की, बट इसने कोई भी नो एफआईआर रजिस्टर, उसने कोई एफआईआर रजिस्टर नहीं कराई। तो ये शो करता है कि इसने अगर इसके साथ फिर अगर कोई बार कोई पर्सन लाइक ए है, इसके एक्स है, ये इसके साथ इसके एक बार रेविश करने की कुछ ट्राई किया, तो उसने कोई एफआईआर नहीं की, फिर उसने इसके बाद फिर अटेम्प्ट किया, उसने फिर भी नहीं किया, फिर ए ने एक्स ने क्या किया, बी पे किया। अब बी ने क्या किया, बी अगर एफआईआर करती है तो बी अपने एफआईआर में ये नहीं एलिगेशन लगा सकती कि सर ये ए के भी साथ करता था, क्योंकि ए ने यहाँ पे कोई एक तो एफआईआर नहीं कराया, तो उसका कंडक्ट नहीं शो करता है। हाँ, अगर ये कभी भी प्रीवियसली अगर ए ने इसके ऊपर एफआईआर किया होता और उसको कन्विक्शन हो गया होता, प्रूव हो गया होता ये चीज़ें, अब अगर फिर वो बी के साथ करता तो बी जो ए के अगेंस्ट में हुआ वो जो एविडेंस अगर केस कर ले आती तो वो रेलेवेंट हो जाता। यहाँ पे ये प्रीवियस कन्विक्शन की बात करता है। अब हम लोग इसको अगर यहाँ से समझते हैं तो यहाँ पे है इफेक्ट रेलेवेंट एज शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ रेलेवेंट स्टेट ऑफ माइंड मस्ट शो दैट स्टेट ऑफ माइंड एग्जिस्ट। अब यहाँ पे वो शो करना होगा उसे कि माइंड एग्जिस्ट करता है, बट जनरली नहीं करता। तो आप ये चीज़ नहीं कह सकते कि ये जनरली होती है, तो जनरली वाला नहीं लेना है हमें, इन रेफरेंस टू पर्टिकुलर मैटर, हमें किसी पर्टिकुलर मैटर पे ही लेना है। लाइक आप यहाँ पे ये नहीं कह सकते सर इस पर्सन की हैबिट में है, ये हैबिट है इसकी कि ये सबको मारता रहता है, तो ये हैबिट वाला जो अगर आप जो प्ली है वो नहीं चलेगा, वो एडमिसिबल नहीं होगा। तो ये है हमारा सेक्शन 14। अब हम लोग चलते हैं इसके इलस्ट्रेशंस पे। तो इलस्ट्रेशंस इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इलस्ट्रेशंस को हम लोग जब कवर करेंगे तो इलस्ट्रेशन ये बात करता है ए इलस्ट्रेशन। ए कहता है ए इज एक्यूज्ड ऑफ रिसीविंग स्टोलन गुड, तो ए जो है एक्यूज्ड है स्टोलन गुड को रिसीव करने का। नोइंग देम, अब यहाँ पे वर्ड आया नोइंग, तो आपको ये नॉलेज वाला पार्ट से आ जाता है, ये आपका इंटेंशन को, इसके स्टेट ऑफ माइंड को शो करता है, ये इसके स्टेट ऑफ माइंड, क्योंकि उसको पता था, ये स्टेट ऑफ माइंड को पता करता है। देम टू बी स्टोलन, इट इज प्रोवाइडेड दैट ही वॉज इन पोजेशन ऑफ ए पर्टिकुलर स्टोलन आर्टिकल। अब उसके पास से ये मतलब प्रूव किया गया कि उसके पास कोई चोरी की सामान मिले। अब यहाँ पे आया द फैक्ट दैट द सेम टाइम एट द सेम टाइम ही वॉज इन पोजेशन ऑफ मेनी अदर स्टोलन आर्टिकल्स, उसके पास बहुत सारी स्टोलन आर्टिकल थे, वो रेलेवेंट हो जाएगा। एज टेंडिंग टू शो दैट ही न्यू दैट, उसे नॉलेज थी, एंड ऑल ऑफ दीज आर्टिकल वॉज इन पोजेशन ऑफ टू बी स्टोलन। लाइक कि एक अक्यूज्ड है, ये क्या करता है, फ़ोन चोरी करता है सबका, या पॉकेट चोर मारता है। अब इसके पास से एक मोबाइल मिलती है जो कि चोरी की होती है। अब इस मोबाइल के साथ साथ जब पता चलता है कि ये इसके पास जब चेक किया जाता है इसका घर, तो इसको और भी मोबाइल मिलते हैं, और भी ढेर सारे मोबाइल मिलते चले जाते हैं। तो ये शो कर रहा है कि वो जो है स्टोलन आर्टिकल से डील करता है, लाइक कि वो या तो चोर है, या तो वो रिसीव करता है, या तो वो चोर ऐसे चीज़ों को खरीदता है। तो ये चीज़ शो करती है कि उसका जो उसके पास नॉलेज है इस चीज़ का, वो उस चीज़ को जानबूझ के कर रहा है, तो ये उसके नॉलेज को शो करती है। तो ये स्टेट ऑफ माइंड को शो करती है, ये है स्टेट ऑफ माइंड को इसके शो कर रही है। अगला चलते हैं बी। बी इज एक्यूज्ड ऑफ फ्रॉडुलेंटली डिलीवरिंग टू अनदर पर्सन ए काउंटरफीट कॉइन, उसके पास काउंटरफीट कॉइन है, ये जो उसको एक जो है वो एक्यूज है वो सबको डिलीवर करता है। विच एट द टाइम व्हेन ही वाज डिलीवर्ड ही न्यू टू बी, जिस टाइम उसने डिलीवर किया इसको पता था कि वो काउंटरफीट है, मतलब इसको नॉलेज थी। तो नॉलेज अगर किसी की पता चल रही है तो वो सेक्शन 14 में रेलेवेंट हो जाएगी। द फैक्ट दैट एट द टाइम ऑफ इट्स डिलीवरी ए वॉज पजेस्ट अ नंबर ऑफ अदर पीसेस ऑफ काउंटरफीट कॉइन। अब ये फैक्ट पता चलता है कि जिस टाइम वो डिलीवर करने गया उसके पास काफ़ी सारे काउंटरफीट कॉइन थे, तो वो एक रेलेवेंट फैक्ट होगा। द फैक्ट दैट ए हैज बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड, अब यहाँ पे देखिए प्रीवियसली कन्विक्टेड आ गया, तो यहाँ पे ये भी है फैक्ट, ये भी है कि ए जो है प्रीवियसली कन्विक्टेड हुआ है डिलीवरिंग अनदर पर्सन टू जेन्यून ए काउंटरफीट कॉइन नोइंग टू बी काउंटरफीट कॉइन। अब लाइक उसने प्रीवियसली भी कन्विक्ट हो चुका है, कन्विक्ट कैसे हुआ होगा, अब इसने मान लीजिए एक्स को दिया होगा, एक्स को पता चल गया होगा, एक्स ने इसके खिलाफ एफआईआर कर दी होगी, ट्रायल में इस चीज़ को प्रूव कर दिया गया होगा, अब इसका जो प्रीवियस कन्विक्शन है ये शो हो गया, तो यहाँ पे ये जो फैक्ट है वो रेलेवेंट है। लेकिन सिर्फ ये कहना यहाँ पे कि अगर उसका कोई कन्विक्शन नहीं होता और उसके पास कोई चीज़ नहीं मिलती,
कि वो हैबिचुअली इस चीज़ में डील करता है तो वो सही नहीं है, वो रेलेवेंट नहीं है, बट यहाँ पे ये चीज़ें रेलेवेंट होंगी। फिर सी वाला, ए स्यूज बी फॉर डैमेज डन बाई डॉग ऑफ बीच विच बी न्यू टू बी फिरोसियस, मतलब कि वो काटने वाला है, काटता है कुत्ता काफ़ी। तो ए जो है वो बी को श्यू करता है, ए बी के खिलाफ कोर्ट केस लाता है कि उसका जो कुत्ता है वो बहुत लोगों को काट लेता है, नुकसान पहुंचाता है। द फैक्ट दैट डॉग हैज प्रीवियसली बिटन एक्स, वाई और जेड और दे हैड मेक कंप्लेंट्स टू बी, और उसने बी से कंप्लेंट किया था, मतलब कि उसका जो कुत्ता है, का जो डॉग है, और ये इसका जो डॉग है वो क्या किया है प्रीवियसली, उसने एक्स को भी काटा था, वाई को भी काटा था, जेड को भी काटा, और ये सबने कंप्लेन किया था ए से। तो ये जो एक वो रेलेवेंट फैक्ट है, क्योंकि उसको पता है कि उसका जो डॉग है वो प्रीवियसली एक काटा है, तो ये एक नॉलेज की बात है, उसको पता है कि उसका जो कुत्ता है वो अरे फिरोसियस है, लाइक कि वो काटता है, उसको उसको सही से बांध के रखना चाहिए। इस चीज़ का उसको नॉलेज हो चुका है, क्योंकि वो के पास कई बार कंप्लेन आ चुकी है। डी कहता है द क्वेश्चन इज वेदर ए द एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज न्यू डैट द नेम ऑफ पे वॉज फिक्टिशियस। ए जो है, जो कि एक बिल को एक्सेप्ट करता है, उसको नॉलेज है कि जो बिल पे नाम है वो फिक्टिशियस गलत है, फ्रॉडली है। द फैक्ट दैट ए हैड एक्सेप्टेड अदर बिल्स ड्रॉन इन सेम मैनर बिफोर दे कुड हैव बीन ट्रांसमिटेड टू हिम बाय द पेई इफ द पेई हैड बीन अ रियल पर्सन, तो वो एक रिलेवेंट होगा एज शोइंग ए न्यू दैट पेई वॉज अ फिक्टिशियस पर्सन। अब उसको पता है, जब ऑलरेडी वहाँ पे वो जान रहा है कि ये जो पर्सन है ये फिक्टिशियस बिल देगा, तो वहाँ पे उसने जो भी चीज़ ली वो जानबूझ के ली, तो ये उसका माइंड को शो कर रहा है, स्टेट ऑफ माइंड को शो कर रहा है, ये स्टेट ऑफ माइंड को शो कर रहा है। फिर अगला जो इलस्ट्रेशन है, अगला कहता है ए इज एक्यूज्ड ऑफ डिफेमेशिंग बी बाय पब्लिशिंग बाय पब्लिशिंग एंड इम्प्यूटेशन इंटेंडेड। अब यहाँ पे वर्ड आया इंटेंडेड टू हार्म रेपुटेशन ऑफ बी। अब यहाँ पे इंटेंशन आ गया, इंटेंडेड मतलब इंटेंशन है उसकी, तो कोई चीज़ अगर इंटेंशनली कर रहा है तो ये उसके माइंड को शो कर रही, स्टेट ऑफ माइंड को बता रही कि कोई चीज़ वो इंटेंशन के साथ कर रहा है। तो ये जो है एक्यूज्ड है, वो पब्लिश करता है बी के अगेंस्ट एक डिफेमेटरी स्टेटमेंट, जिसको ताकि वो बी को नुकसान पहुँचा सके। द फैक्ट दैट प्रीवियस पब्लिकेशन बाई ए रिस्पेक्टिंग बी showing ill will on the part of A towards B is relevant। अब ये प्रीवियसली भी इसने क्या किया, इल विल शो करने की पार्ट किया कि एज की जो इल विल है कि वो काफ़ी गलत कर रहा है, इस टाइप का उसने ऑलरेडी एक बार ट्राई किया। एंड एज प्रूविंग एज इंटेंशन टू हार्म बी रेपुटेशन वॉज अ पर्टिकुलर पब्लिकेशन इन क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये है कि वो इंटेंशनली किया है। अब यहाँ पे ये भी है, वो एविडेंस ला के देता है कि सर इसने पहले भी मेरे साथ ऐसा किया है, और उस चीज़ को वो प्रूव करता है, तो वो एक रेलेवेंट फैक्ट होगा। लाइक कि ए है और ये बी है, ये दोनों सेम ऑफिस में काम कर रहे हैं। अब ए ने इसके ऊपर पहले एक बार एलिगेशन लगाया कि सर ये सही से काम नहीं करता, बीच पूरे ऑफिस में सबके सामने एलिगेशन लगाया। फिर ये क्या हुआ कि इसके खिलाफ एक डिफेमेटरी स्टेटमेंट भी पब्लिश कर देता है ऑफिस में। तो अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ये शो कर रहा है, ये चाहता है कि जो लाइक बी है वो डिफेम हो जाए। तो उस केस में क्या होगा कि जो इसने वो ये पहली बार किया, ये जो इसने सेकेंड बार किया, ये रेलेवेंट हो जाएंगे, ये इसके इंटेंशन को शो कर रहे हैं, उसका इंटेंशन है उसको नुकसान पहुंचाने का। इसमें एक चीज़ और है, द फैक्ट दैट देयर वाज नो प्रीवियस क्वेरल बिटवीन ए एंड बी एंड दैट रिपीटेड द मैटर कंप्लेंट फॉर एज ही हियर्ड इट आर रेलेवेंट एज शोइंग ए डिड नॉट इंटेंड टू हार्म द रेपुटेशन ऑफ बी। अब यहाँ पे अगर एक चीज़ पता चलती है कि ए का कोई प्रीवियसली क्वेरल ही नहीं हुआ, ये दूसरा फैक्ट है उसमें नहीं, अब ये पता चलता है कि ए है ये बी है, ए ने खिलाफ इसके डिफेमेशन का एक चीज़ पब्लिश किया है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं पता है कि ए का कोई इससे प्रीवियसली कोई झगड़ा वगड़ा नहीं है, ये इसको मान लीजिए पहली बार जान रहा है और ये अपने गुड फेथ में कर रहा है उस वर्क को। तो यहाँ पे ये जो इसका इंटेंशन है उसको हार्म पहुँचाने का नहीं है, तो ये इंटेंशन बी की रेपुटेशन को हार्म पहुँचाने का नहीं है, वो रेलेवेंट हो जाएगा। तो सेम एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ले रहा है, एक पॉजिटिव उसी को ले रहा है। फिर एफ वाला कहता है, एफ कहता है A is sued by B for fraudulently representing to B that C was solvent। C जो है वो solvent है, whereby B being induced to trust C who was insolvent to suffer loss। The fact that at the time A represented C to be solvent, C was supposed to be solvent by his neighbors and by person dealing with him is a relevant
एंड बाई शोइंग ए मेड रिप्रेजेंटेशन इन गुड फेथ। तो सिंपल सा समझते हैं कि इसका मतलब क्या है, तो काफ़ी आसानी से आप समझ सकते हैं इसका मतलब क्या है। अब इसको आप अपने ऊपर प्रिज्यूम करो कि आप एक पर्सन हो ए और आपका एक फ्रेंड है बी। अब आपका एक फ्रेंड जो बी है, इसको के पास पैसे नहीं है, या इसको कुछ मतलब कि बिजनेस के लिए पैसे की ज़रूरत है। अब आपका एक और फ्रेंड है सी। आप सी से कहते हो कि देखो यार बी काफ़ी अच्छा पर्सन है, और आप गुड फेथ में अपने पर्सन सी को बताते हो कि देखो बी काफ़ी अच्छा है, वो बिजनेस कर रहा है और वो सॉल्वेंट है, वो इंसॉल्वेंट नहीं है, और उसको कुछ ज़रूरत है, तुम इसे पैसे दे दो, ये तुम्हें रिटर्न कर देगा। अब आपने यहाँ पे जो कुछ कुछ किया गुड फेथ में कहा। अब अगर वो बी इंसॉल्वेंट हो जाता है आगे चल के, तो ये चीज़ें इफेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि आपको जिस टाइम पे ये आप जिस टाइम पे ये बिजनेस करता उस टाइम पे आपको उसकी कंडीशन ये थी कि वो सॉल्वेंट था, आपको भी जो चीज़ पता थी उसके बारे में कि ये एक सॉल्वेंट पर्सन है, तो यहाँ पे आपने जो भी कहा वो गुड फेथ में किया। तो ये एक जो कहता है आपकी स्टेट ऑफ माइंड को, कि आपके माइंड में उस कोई फ्रॉड या चीटिंग इस टाइप का कुछ करने का इंटेंशन नहीं था, मतलब आपने उस फॉर्म को गुड फेथ में किया। तो सिंपल सा ये है। अगर हम लोग जी वाला देखेंगे, मेनली इलस्ट्रेशंस जो हैं वो प्रीलिम्स में काफ़ी ज़्यादा कॉपी पेस्ट होता है, मेंस में तो इससे क्वेश्चन भी बना के दिए जा सकते हैं, इसलिए इलस्ट्रेशंस को करना इंपॉर्टेंट है। तो जी कहता है ए इज सूड बाई बी फॉर द पीस ऑफ वर्क डन बाई बी अपॉन ए हाउस ऑफ विच ए इज ओनर बाई द ऑर्डर ऑफ सी ए कॉन्ट्रैक्टर। एज डिफेंस इज दैट बीच कॉन्ट्रैक्ट वॉज विथ सी। The fact that A paid C for the work in question is relevant as proving that A did in good faith to make over C the management of work in question, so that C was in position to contract to B on C's account and not as again agent for A। सिंपल सा समझते हैं कि क्या है। तो A जो है, ए इज शूड बाई बी, ए को बी ने ए के ऊपर शू किया फॉर द पीस ऑफ वर्क डन बाई बी, जो कि उस काम उसने किया था उसके लिए, अपॉन ए हाउस जिसका कि ए ओनर है, बाई द ऑर्डर ऑफ सी के ऑर्डर से। सी ने उसको कहा था कि आप बी पे शू करो, क्योंकि जो कि कॉन्ट्रैक्टर था। अब ए डिफेंस लेता है दैट बीच कॉन्ट्रैक्ट विद सी। अब ए जो डिफेंस लेता है ये कहता है कि जो बी का कॉन्ट्रैक्ट था वो सी के साथ था। द फैक्ट दैट ए पेड सी, ए ने सी, ए जो है वो पे करता है सी को फॉर द वर्क इन क्वेश्चन इज रेलिवेंट। अब ए ने बी को पे किया था, पेमेंट की थी उसकी, वो रेलिवेंट हो जाएगा एज प्रूविंग ए डिड इन गुड फेथ, ए ने उसको गुड फेथ में किया। एंड मेक ओवर टू सी द मैनेजमेंट ऑफ क्वेश्चन इन वर्क इन क्वेश्चन, सो दैट सी वॉज इन पोजिशन टू कॉन्ट्रैक्ट विथ बी ऑन सीज अकाउंट, सीज ओन अकाउंट एंड नॉट एज एजेंट ऑफ ए। तो यहाँ पे सी ने जो भी, ए ने जो भी वर्क किया वो एज अ एजेंट नहीं किया, उसने अपने ओन अकाउंट पे किया है। तो उसमें ये चीज़ उसने गुड फेथ में अगर उसको दिए तो वो रेलेवेंट हो जाएगा। अब इस अकॉर्डिंग आप एच वाला भी कर सकते हैं, और एच आई सब आप इसी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये सब इंटेंशन से गुड फेथ को रिलेटेड डील करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे जो करेंगे एल वाला करते हैं। एल जो है वो इम्पोर्टेंट है। एल कहता है, ये के देख लेते हैं। ए क्वेश्चन इज द क्वेश्चन इज वेदर ए हैज़ बीन गिल्टी ऑफ क्रुएल्टी टुवर्ड्स बी वाइफ। ए जो है वो गिल्टी है टुवर्ड्स क्रुएल्टी किया, कि उसकी बी की अपनी बी जो उसकी वाइफ है, मतलब ए जो है अपनी वाइफ के साथ क्रुएल्टी करता है। क्रुएल्टी लाइफ की मेंटल भी हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है। एक्सप्रेशन ऑफ देयर फीलिंग टुवर्ड्स ईच अदर शॉर्टली बिफोर द एलिज क्रुएल्टी, तो वो रेलिवेंट फैक्ट होगा। अब लाइक ए का बी से झगड़ा हुआ, उसने क्रुएल्टी की, अब उसके बाद से ए कह रहा है कि ए के मतलब बॉडी पे कुछ मार्क्स आ गए, या उस वो चिल्ला के कह रहा है कि देखो मैं तुमको अगली बार तुमने किया तो मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, मैं तुमको मार दूंगा, इस टाइप की वो जो भी चीज़ें कह रहा है वो एक रेलेवेंट फैक्ट हो जाएगा, कि शो करने के लिए कि उसने क्रुएल्टी की है। दोनों की फीलिंग क्या है एक दूसरे के लिए, वो एक रिलेवेंट फैक्ट हो जाएगा। ये शो कर रहा है इसकी बॉडीली फीलिंग को शो कर रहा है। फिर द क्वेश्चन इज वेदर एज डेथ कॉज्ड बाई पॉइजन। क्वेश्चन है कि क्या ए की डेथ पॉइजन खाने से हुई है, एक जहर है, इसको खाने से ही क्या ए की डेथ हुई है। तो स्टेटमेंट मेड बाई ए ड्यूरिंग हिज इलनेस एज टू सिम्टम्स और रिलेवेंट फैक्ट। अब जो भी स्टेटमेंट उसने दिया अपने इलनेस के टाइम पे कि उसको क्या क्या सिम्टम्स थे, वो एक रेलेवेंट फैक्ट हो जाएगा। वो ऑब्वियसली बात है, कोई अगर जहर खाएगा, पॉइजन कोई ले रहा है, तो उसकी बॉडी में जो जो चीज़ें चाहे कि उसके अगर उसको अंदर से जलन हो रही है या उसकी ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, ये सारी चीज़ें जो उसको फील हो रही है वो एक रेलेवेंट फैक्ट है, वो उसकी
बॉडीली फीलिंग को शो कर रहा है। फिर ओ वाला देखते हैं। वो कहता है ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी बाई इंटेंशनली शूटिंग हिम डेड। मतलब ए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार प्रीलिम्स में पूछा भी गया है। तो ए इज ट्राइड फॉर मर्डर ऑफ बी बाई इंटेंशनली शूटिंग हिम डेड, यहाँ पे इंटेंशन शो कर रहा है। द फैक्ट दैट ए ऑन अदर ओकेजन्स शूट बी, अदर ओकेजन्स पे उसने बी को शूट किया, वो एक रेलेवेंट है एज शोइंग इंटेंशन टू शूट बी। अब यहाँ पे क्या है कि ए जो है वो मान लीजिए प्रीवियसली भी उसके ऊपर गोली चलाने की कोशिश करता है और वो बच जाता है बार बार। अब एक बार वो अंत में मार ही देता है उसको, तो ये इंटेंशन में आ जाएगा कि सर इसने अब जो भी एविडेंस लेके आएंगे अगर ये शो करते हैं कि सर ये प्रीवियसली भी इसको मारने की कोशिश किया था, इस टाइम पे मारा था, इस टाइम पे मारा था, इस टाइम पे मारा था। अब उससे में क्या हुआ कि अगर उसने कभी कंप्लेन भी की थी, अब वो उस कंप्लेन की कॉपी ले आया, अब या दोनों के बीच में फिर सेटलमेंट हुआ था, इस टाइप को लेकर के अगर कुछ भी है तो वो शो करेगा कि उसने रिलेवेंट था। लेकिन वहीं पे कहता है द फैक्ट दैट ए वॉज इन हैबिट ऑफ शूटिंग पीपुल, मतलब एक ही हैबिट है लोगों को मारना, विथ इंटेंट टू मर्डर इट, ये इरेलीवेंट हो जाएगा। हैबिट का मतलब कि वो जनरल जनरल चीज़ों से नहीं होना चाहिए, जनरल फैक्ट होना चाहिए। तो जनरल फैक्ट नहीं है ये, यहाँ पे आपको स्पेसिफिक देना पड़ेगा। मतलब कि आप जिस पर्सन की बात हो रही है उसको क्या मारना चाहता था कि नहीं, जनरली उसकी हैबिट है, ये चीज़ें नहीं शो करती है, ये चीज़ आप इस चीज़ से प्रूव नहीं कर सकते हो। तो हैबिट को हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि हैबिट किसको कहते हैं, कोई फैक्ट की हैबिट कब होती है। तो हैबिट वाली चीज़ें इररिलेवेंट हो जाती हैं। इसके बाद से देखते हैं कि क्या है। ए इज ट्राइड फॉर ए क्राइम, ए का ट्रायल चलता है फॉर ए क्राइम। द फैक्ट दैट ही सेड समथिंग इंडिकेटिंग एन इंटेंशन टू कमिट, इंटेंशन शो करता है टू कमिट अ पर्टिकुलर क्राइम इज रिलेवेंट। अब उसने कुछ भी कहा जिससे कि ये पता चलता है, इंडिकेट करता है कि उसका इंटेंशन था उस क्राइम को करने का, वो एक रिलेवेंट फैक्ट होगा। द फैक्ट दैट ही सेड समथिंग इंडिकेटिंग अ जनरल डिस्पोजिशन टू कमिट क्राइम ऑफ दैट क्लास इज इरेलीवेंट। अब कोई चीज़ जनरल डिस्पोजिशन से रिलेटेड आ गई तो वो इनरेलीवेंट हो जाएगी। लेकिन हाँ, अगर उसने कई ऐसा कुछ बताया जिसकी उसका इंटेंशन पता चलता है तो वो चीज़ें जो हैं वो रेलेवेंट हो जाएंगी। तो जनरल डिस्पोजिशन में अगर कोई चीज़ होगी नहीं, वो जनरल अगर उसको स्पेसिफिक होना चाहिए, अगर वो चीज़ स्पेसिफिक रहेगी तभी वो प्रूफ होगी। लाइक अब जैसे मेंटल एलिमेंट जो है यहाँ पे हमारा, तो मेंटल एलिमेंट में मेनली जो मेंस दिया आता है वो भी हमारा एक मेंटल एलिमेंट होता है। तो यहाँ पे जो चीज़ें दी गई हैं, अब लाइक कि हम यहाँ पे जब हम मेंस दिया को देखते हैं तो मेंस दिया में भी तो यही होता है, वहाँ पे हम मेंटली उसको किसी चीज़ को मेंटली देखने का कोशिश करते हैं कि क्या कोई पर्सन किसी वर्क को इंटेंशनली किया है या उस पर्सन ने उस वर्क को नेग्लिजेंटली किया है। मेंस दिया में उसने इलविल में किया है, उसने रैशनेस ने किया। तो ये सारी जो मेंस दिया हैं वो एक इसेंशियल पार्ट हो जाता है, क्योंकि मेंस दिया जो है वो इसेंशियल है क्राइम के लिए। मेंस दिया प्लस एक्टस दिया इक्वल टू हो जाता है क्राइम, ये क्राइम के हो जाता है। तो मेंस दिया जो है वो एक इसेंशियल पार्ट करता है। तो मेंस दिया को हम स्टेट ऑफ माइंड से हम उसके मेंस दिया को चेक करते हैं, इसलिए यहाँ पे इंटेंशन जो है वो रेलेवेंट होता है, नॉलेज रेलेवेंट होता है, गुड फेथ रेलेवेंट होता है, नेग्लिजेंस या ये सारी चीज़ें जो है वो मेंस दिया के अकॉर्डिंग शो करती हैं उसका कि वो जो वर्क कर रहा है वो किस माइंड से कर रहा है, उसके स्टेट ऑफ माइंड को शो कर रही हैं। तो सेक्शन 14 में इतना ही कुछ है, और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है इसमें सेक्शन 14 में तो आप कमेंट कर सकते हैं। और आपको और भी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें जुडिशरी फॉर लाइफ पे कमेंट कर सकते हैं या डीएम कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम्स को लेकर के। थैंक यू।